उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बाहर सहन में टहलने चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे भाभी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। मैं दबे पाँव चलती हुई जैसे ही खिड़की के पास पहुंची तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह फनाह हो गई, क्योंकि सामने भाभी। मैं एक गांव में रहती थी। मेरे 3 भाई थे और हम 2 बहनें थीं। मेरे अब्बू एक डॉक्टर थे और मेरे बड़े 2 भाई बैरून मुल्क गए हुए थे और एक भाई घर पर रहते थे। हम बहुत हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। गांव में बहुत ही सुकून था। मैं मैट्रिक में पढ़ रही थी। घर में सबसे छोटी थी। मेरे भाई बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रहते थे। मेरी बहन की शादी हो गई। हम बहुत खुश थे। मेरे बहनोई एक डॉक्टर थे। मेरे भाई मेरी बहन से और मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब बहन की रुखसती हुई तो मेरे भाइयों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फिर उसके बाद मैं अकेली रह गई। मेरी अम्मी मेरे बड़े भाई को कहती कि अब तुम भी शादी कर लो, घर में बहू आएगी तो रौनक होगी। लेकिन मेरे भाई ने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर मेरे अब्बू ने एक दिन बोला कि मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, उनकी बेटी बहुत ही सुलझी हुई है, तुम उसको देख लो, फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। जब 1 साल बाद आओगे तो हम शादी कर देंगे, और अगर तुम्हारे दिल में कोई और लड़की है तो भी हमें बता दो, क्योंकि अब हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। मेरे अम्मी और अब्बू ने भाई पर दबाव डाला तो भाई मान गए। भाई कहते अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे करें। मेरे अब्बू अम्मी लड़की को देखने उसके घर जाते हैं। मेरी अम्मी को तो लड़की बहुत ही पसंद आ गई। वो तो जैसे अभी उसको दुल्हन बनाकर ले आना चाहती थी। लेकिन भाई ने कहा था कि अभी मैं शादी नहीं करूँगा, जब बैरून मुल्क से वापस आऊँगा तो फिर करूँगा। खैर कुछ दिनों के बाद वो लोग भी मेरे भाई को देखने आ गए। मेरा भाई अच्छा था, खासा पढ़ा लिखा था। बाहर उनका अपना बिजनेस था, अच्छा खासा था। उन लोगों ने भाई को देखा, उनकी शराफत को देखा तो वो लोग बहुत खुश हुए और भाई को उन्होंने पसंद कर लिया था। मैंने सबके सामने जाकर बोल दिया कि मैं अपने भाई की मंगनी करूँगी तो सब साथ होगी। मैं अपने भाई की मंगनी उसको साथ लेके जाऊँगी। अम्मी कहने लगी कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ लड़के नहीं जाते, उसके घर वाले जाते हैं और अंगूठी पहनाकर आ जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि इस दफ़ा मैं अपने भाई को साथ लेकर जाऊंगी और हम साथ में ही मंगनी करेंगे। ऐसा अब चलता है, पहले लोगों का रिवाज था, लेकिन अब ऐसा हम साथ में हैं कि तो हम मंगनी भी साथ में ही करेंगे। मेरे भाई ने तो इनकार कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन लड़की वालों के घर वाले भी उधर ही बैठे हुए थे। वो कहने लगे कि हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो लड़का भी साथ आ सकता है। मेरे भाई का नाम सलीम था। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहो तो सलीम को भी साथ ले सकते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर अब्बू भी कहने लगे कि चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। मेरे भाई के ससुराल वालों ने एक हाल बुक करवाया हुआ था, जहाँ पर मंगनी करनी थी। उन्होंने खूब इंतज़ाम किया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मेरे भाई की मंगनी नहीं बारात है। फिर हम गए, वहाँ मेरी भाभी आई हुई थी और फिर मैंने अपने भाई को उसके साथ बिठाया तो वो शर्मा गई और फिर अंगूठी की रस्म शुरू हो गई। मेरे भाई भी बहुत शर्मा रहे थे। पहले तो वो अंगूठी पहना ही नहीं रहे थे। फिर बाद में अम्मी ने जोर दिया कि पहनाओ। फिर भाई ने लड़की को अंगूठी पहनाई। लड़की ने भी भाई को अंगूठी पहनाई। फिर खाना वगैरह खाया, सब मेहमान आए थे। उन लोगों ने मुबारकबाद दी और फिर हम घर को वापस आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे भाई बैरून मुल्क वापस चले गए थे। फिर वक़्त ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। 1 साल ऐसे गुजर गया, हमें तो पता भी नहीं लगा। मेरे भाई वापस आ गए। मेरा छोटा भाई उस्मान, वो भी बड़े भाई के साथ ही होता। दोनों भाई वापस आ गए। शादी की तैयारियां होना शुरू हो गई। हमने बहुत शॉपिंग की। फिर शादी के दिन करीब आ गए। शादी पर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे पहले भाई की शादी थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी। उनकी शादी पर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं चाहती थी कि उस दिन मैं सबसे खूबसूरत नज़र आऊं और मैं पार्लर चली गई। वहां से खूब मेकअप करवाया और मैंने बहुत कीमती ड्रेस पहना था। हम बाई की बारात पर गए, वहां पे बाई का निकाह हुआ। फिर हमारी भाभी तैयार होके आ गई। भाभी इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि हमने सोचा भी नहीं था। हम सब फैमिली ने एक साथ तस्वीरें बनवाईं और फिर रुखसती का वक़्त आ गया और हम घर वापस आ गए। जब घर आ गए तो मैंने बाई को कहा कि मैं 50,000 रुपये से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगी। भाई कहते हैं कि सब कुछ तेरा ही तो है, ऐसी भी कोई बात नहीं, ये लो 50,000 और अब ये मेरा कुल्ला उतार दो, उसको पहन के मैं थक चुका हूँ। भाभी की शादी पर मेरे छोटे भाई उस्मान को एक लड़की पसंद आ गई थी। उसने मुझे बताया। मैंने जल्दी से जाकर अम्मी को बताया
کہ امی آپ ایک بہو کی خواہش کرتی تھی، آپ کو ایک اور بہو کی مبارک ہو۔ میری امی کہتی ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ شادی میں وہ جو لڑکی تھی نا، ایک آنٹی، ان کی بیٹی چھوٹے بھائی کو خیر سے پسند آ گئی ہے۔ امی نے بائی سے پوچھا، بائی نے کہا کہ آپ میری شادی کروا دیں، اس دفعہ میں گیا تو میں 2 سال تک واپس نہیں آؤں گا۔ امی نے اس آنٹی سے بات کی کہ آپ کی بیٹی کو میں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں اور میرے بیٹے کی 15 دن کی چھٹی رہ گئی ہے، 15 دن کے اندر اندر ہم نکاح کر لیں گے۔ ہمارا گھر اچھا تھا، فیملی اچھی تھی، ان لوگوں نے کہا کہ ایسا رشتہ کہیں نہیں ملے گا، اس لیے جتنی جلدی ہو شادی کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ ہم نے بائی کی جٹ منگنی اور شادی کر دی، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ خوشگوار زندگی جو ہم گزار رہے تھے، یہ ایک لڑکی ہمارے پورے خاندان کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ دوسرے بائی کی بھی شادی ہو گئی اور دوسری بھابھی بھی ہمارے گھر پر آ گئی تھی۔ میرے دونوں بھائیوں کی چھٹی ختم ہو گئی اور واپس بیرون ملک چلے گئے اور ہم اپنے گھر میں اکیلے رہ گئے۔ میری بڑی بھابھی بہت ہی اچھی تھی، مجھے بہت اب پیار کرتی، اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی، لیکن جو چھوٹی بھابھی تھی ان کا عجیب سا رویہ ہوتا تھا، باتوں میں طنز کرتی تھی۔ چھوٹی بھابھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی، ان کی زبردستی شادی کروائی گئی ہے۔ وہ بہانے ڈھونڈتی تھی لڑنے کے اور بڑی بھابھی کو باتیں سنایا کرتی تھی۔ امی نے کافی دفعہ سمجھایا، کچھ تو حیا کیا کرو، ایسے کسی کے منہ پر بات کر دیتی ہو، تمہارے ماں باپ نے یہی سکھایا ہے، اپنی جیٹھانی سے ہی کچھ سیکھ لو۔ امی خوب اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی تھی۔ چھوٹی بھابھی ساری رات فون پر بائی سے باتیں کرتی رہتی اور گھر کے سب حالات بتاتی رہتی، ہمارے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی اور بائی ہمارے خلاف ہوتا جا رہا تھا، ہمارا بائی ہم سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ بھابھی نے بائی کو ایسے سے ایسا بنا دیا تھا کہ ان کو ہماری کسی بات کا یقین نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے جو میری بیوی نے کہہ دیا وہی سچ ہے۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی جس کی عمر 18 سال تھی، بھابھی نے اس کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا ہوا تھا۔ وہ اتنی امی کی نہیں سنتا تھا جتنی بھابھی کی سنتا تھا۔ بھابھی نے کہیں جانا ہوتا تو چھوٹے بھائی کو ہی ساتھ لے کر جاتی۔ بائی کی اتنی چھوٹی عمر تھی کہ اور وہ اس چھوٹی عمر میں چھوٹے بھائی کو بائی سے پیار ہو گیا تھا، لیکن ان کو تو جوان لڑکے کے جذباتی ہوتے ہیں۔ میرے کو نہیں پتا تھا کہ بھابھی صرف اس کو استعمال کر رہی ہیں۔ میں نے جب بھی دیکھا اپنے بھائی کو بھابھی کے کمرے میں ہی گھسا رہتا تھا اور بھابھی امی کو وہ اس وقت اس کے پاس تک آنے نہ دیتی جب تک امی سو نہ جاتی۔ ایسا لگتا تھا کہ بھائی اور دیور نہیں ہیں بلکہ بیوی اور شوہر ہیں۔ میں رات کو اکثر اٹھ کر واش روم جاتی تھی، جب بھابھی کے کمرے سے گزرتی تو ہلکی ہلکی آوازیں آیا کرتی تھیں، لیکن مجھے لگتا تھا کہ بھابھی بائی سے فون پر باتیں کر رہی ہوں گی۔ میں اتنا دھیان نہیں دیتی تھی اور نہ ہی میں باتیں سنتی تھی، کیونکہ شوہر اور بیوی کی باتیں سننا اچھی بات نہ تھا۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور میری بھابھی اسی وقت میرے پاس آ گئی۔ مجھے سمجھانے لگی کہ مریم، کسی کو بتانا مت، یہ تمہاری بھی عزت کا سوال ہے، اور اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہارا ایسا حشر کروں گی کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے سب گھر والوں کو الگ کر دوں گی، تم لوگوں کی ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر کے رکھ دوں گی۔ میں اس وقت بھابھی کو بھابھی نہیں بلکہ ایک دشمن سمجھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اگر تم سب کو بتا بھی دو گی تو میرے شوہر کو کیسے مناؤ گی؟ میں نے اس کو ایک دفعہ روکے رکھا تو کہا تو وہ تم لوگوں کی جان نہیں چھوڑے گا۔ ادھر بھابھی نے گھر میں قیامت برپا کر دی تھی، اس کو چین آتا تھا نہ اس کو نیند آتی تھی، وہ میرا جینا حرام کر رہی تھی۔ ان کے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں اس گھر کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دوں۔ اس نے میرے چھوٹے بھائی کو تو اپنے بس میں کر کے رکھا ہوا تھا۔ بھابھی اتنا اپنے شوہر کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی جتنا میرے چھوٹے بھائی احسان سے باتیں کرتی تھی۔ ان سے ساری رات تک ویڈیو کال پر بات کرتی رہتی اور پھر میرے چھوٹے بھائی جتنے پیسے کماتے وہ بھابھی کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے۔ پھر ابو کو ایک دفعہ پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے کہا کہ بڑوں کو کیا تکلیف دینی، چھوٹے سے مانگ لیتا ہوں۔ بھائی سے جب پیسے مانگے تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ ابو یہ بات سن کر طیش میں آ گئے کہ یہ کس لہجے سے بات کر رہا ہے، ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا ہے۔ خیر بڑے بھائی کو جب یہ باتیں بتائیں کہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے تو بھائی نے ابو کو پیسے بھیجے اور بولا کہ میں اس کو دیکھ لوں گا۔ پھر بھائی نے جب پتہ لگایا کہ یہ سب پیسے کہاں چھوڑتا ہے تو پتہ لگا کہ وہ تو چھوٹی بھابھی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتا ہے، ان سے عشق جو کرتا تھا۔ جب امی کو یہ بات پتہ چلی تو امی خاموش نہیں رہی اور اس نے عثمان بھائی کو اس رات والی بات کا بھی بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ اپنی بیوی کو سمجھا لو ورنہ تمہارا گھر خراب ہو جائے گا، کیونکہ اب جو احسان پیسے بھیج رہا ہے نا وہ سارے تمہاری بیوی کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہے، اور اس نے صاف انکار کر دیا ہے کہ ہمیں ایک پیسہ نہیں بھیجے گا۔ عثمان بھائی بھابھی کو پوچھنے کے بجائے امی کے پیچھے پڑ گئے
कि आप लोगों ने इस पर इतने जुल्म किए वो कम थे जो आप छोटे इल्ज़ाम लगा रही हैं। हर रोज़ वो रात रो रो कर गुजार देती है। आप लोगों को कोई शर्म नहीं है। आप उसके साथ इतनी बदसलूकी कैसे कर सकते हैं? बड़ी भाभी से इतना प्यार करते हैं और उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं आप लोग? और अब इतने घटिया घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं। थोड़ी भी शर्म होनी चाहिए। अम्मी बाई की ऐसी गुफ्तगू सुनकर खामोश हो गई और रोने लगी। कहने लगी कि मेरा बेटा अब मेरे हाथ से निकल गया है और अपनी बीवी का हो गया है। लेकिन मुझे लग रहा था कि हमारे घर में क़यामत जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि मेरी भाभी कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी थी कि मेरे भाइयों को अम्मी के और अब्बू के खिलाफ भड़का रही हो। साल के बाद मेरे तीनों भाई घर वापिस आ गए थे। फिर हमारे घर में जैसे क़यामत आ गई हो। रोज़ भाई को हमारे खिलाफ भड़काना शुरू हो गई कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे अलग कर लें। भाई कहने लगा कि आप लोगों ने मेरी बीवी का जीना हराम कर दिया है, हमें अब अलग घर कर दें। लेकिन भाई को क्या पता था कि मेरी बीवी इतनी बदकार है। यहाँ पर तो फिर भी इतने पहरे होते हैं। कोई आता जाता है तो 10 बंदे पूछने वाले होते हैं। अगर अलग कर दिया वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होगा। अम्मी ने बाई को बहुत समझाया, लेकिन भाभी सबसे लड़ाई झगड़ा करती थी और बाई को भी लड़ाई झगड़ा करके अलग कर लिया। फिर तो छोटी भाभी की तो जैसे ईदें ही हो गईं। वो रोज़ाना वहाँ पर आए दिन रोज़ नए से नए लड़कियाँ बुलाया करती थी और किसी को नहीं पता था कि उनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। बाई को इस बारे में कोई इल्म नहीं था, क्योंकि बाई तो बैरूने मुल्क थे। मेरे अम्मी अब्बू बड़े भाई ने छोटे भाई उस्मान को बहुत समझाया कि तुम्हारी बीवी बहुत बदकिरदार है, वो ऐसे ऐसे तमाशे कर रही है। लेकिन बाई को कोई असर नहीं हो रहा था। वो समझ रहे थे कि पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, बस सच्ची है तो मेरी बीवी। वो कहने लगे कि आप लोग मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़ गए हैं, उसको अकेला क्यों नहीं छोड़ते? वो मेरी जिम्मेदारी है, आप इस पर नज़र ना ही रखें तो अच्छा है। फिर मेरे बड़े भाई ने छोटे भाई को बैरूने मुल्क में ही बैठकर समझाया कि तुम खुद सोचो ना कि हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं हैं। क्या हम तुमसे मोहब्बत नहीं करते हैं? हमारे तुम्हारी परवाह नहीं है क्या? हम तुम्हारे भले का ही सोचते हैं। एक दफ़ा ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसा करो, तुम कोई ऐसा प्लान बना लो जिससे तुम इसको पकड़ सको। उस्मान भाई की समझ में कुछ बात आ गई थी कि वाकया ये अकेली तो नहीं सच्ची हो सकती। मेरे घर वालों को मुझसे भला क्या दुश्मनी होगी? वो तो मेरे भले का ही सोचेंगे। फिर मेरे छोटे भाई पाकिस्तान आ गए। उन्होंने किसी को भी इत्तला नहीं दी थी। भाई एक दिन रात के वक़्त आए। रात के तकरीबन 2-3 बजे थे। घर में दरवाज़ा खुला और अंदर देखा तो मेरा छोटा भाई था। मेरा छोटा भाई कुछ दिन पहले ही बैरूने मुल्क से वापिस आया था और वो भाभी के कमरे में था। जब भाई ने छोटे भाई को देखा तो उनको शक हो गया, तो भाई कहने लगा कि यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या अम्मी सही तो नहीं कहती? भाभी कहने लगी, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम्हारे भाई को अपना भाई समझती हो और तुम गलत समझ रहे हो मुझे। डर लग रहा था, ऐसा डर लग रहा था जैसे कोई हमारे घर में आ गया हो, इसलिए मैंने इसको फ़ोन किया था और ये अभी अभी ही आया है। मुझे क्या पता था कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो। तुमने अपने आने की खबर तक ना दी। ऐसा लग रहा है तुम जासूस बनकर आए हो। खैर भाई के हाथ में कोई सबूत तो नहीं था, इसलिए भाई खामोश हो गया और कहने लगा कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने आया था और मैं जल्द ही वापस चला जाऊंगा। मैं सिर्फ 15 दिन के लिए आया हूँ। मैं 15 दिन के बाद वापस चला जाऊंगा। मेरे छोटे भाई एहसान की भी छुट्टी थोड़ी रह चुकी थी और वो भी इस इंतज़ार में था कि भाई जाएंगे और भाभी भी उसी इंतज़ार में थी। जंग जल्दी जल्दी जाए, क्योंकि छोटे भाई की छुट्टी भी 15 दिन ही रह गई थी। एक दिन उस्मान भाई ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से उनको पूरा राज इंकशाफ हो गया था। भाभी किसी काम से बाहर गई हुई थी और भाई ने छोटे छोटे कैमरे लगा दिए। अगले दिन भाई कहने लगे कि मुझे इमरजेंसी काम पड़ गया है और तुम यहाँ पे अकेली हो और मैं आज शाम की फ़्लाइट से वापस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। भाभी तो अंदर से बहुत खुश थी, लेकिन बाहर से रोने लगी कि अभी तो 3 दिन गुजार लेते तो क्या हो जाता। भाई कहते कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा, बस तुम अपना ध्यान रखना। भाभी कहने लगी वहाँ पहुँचकर फ़ोन कर देना। और मेरे छोटे भाई एहसान और भाभी की तो उस दिन ईद हो गई, लेकिन उनको क्या पता था कि आज उनका दिन क़यामत से कम ना होगा। अगले दिन भाई वापस आया तो भाभी देखकर हैरान हो गई कि तुम वापस क्यों नहीं गए? तुम तो कह रहे थे कि शाम को फ़्लाइट से वापस जा रहे हो। भाई ने भाभी के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मार दिया। भाभी रोने लगी और भाभी को बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और बोले कि जाओ, जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। जल्द ही तुम्हारे घर तलाक के पेपर्स पहुंच जाएंगे, क्योंकि भाई ने कैमरे में सब मंजर देख लिया था। मेरा छोटा भाई एहसान अभी ज़्यादा रात नहीं हुई थी और वो भाभी के रूम में चला गया था और अपनी आदत से मजबूर भाभी और भाई एक दूसरे से शर्मनाक हरकत करते हुए भाई ने देख लिया था।
भाई ने हमारे घर आकर हम सबसे माफ़ी मांगी। अम्मी का हाथ चूमा कि अम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको कैसे नहीं पहचान सका। आप मेरी माँ हैं, आप मुझसे झूठ क्यों बोलोगी? आप मेरे फ़ायदे के लिए ही तो कह रही थी। लेकिन मैंने आप पर यकीन नहीं किया और अपनी बदकिरदार बीवी पर यकीन कर लिया। मैं उसको तलाक दे दूँगा। भाई कहने लगे कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा और कभी शादी नहीं करूँगा। भाभी ने हमारे घर की रौनक को ही ख़त्म कर दिया था। अब्बू ने भी मेरे छोटे भाई एहसान को आकनामा देकर हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया कि तुम अपनी भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, तुम तो हमारे ख़ानदान से नहीं हो। मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अपने ख़ानदान का ताल्लुक़ ख़त्म करता हूँ। तुम जहाँ चाहते हो जा सकते हो। और बड़े भाई को भी कह दिया कि अब इसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। भाभी ने तो हमारे सब भाइयों को जुदा करके रख दिया था। हम इतने खुश रहते थे, सब भाई इतना एंजॉय करते थे। अब बड़ा भाई और उस्मान भाई किसी को नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहा था। उनको आज 4 साल हो गए हैं, लेकिन वो नहीं आए मुल्क वापिस। और मेरा छोटा भाई एहसान, इसका भी कोई अता पता नहीं है, कहाँ गया, कब वापिस आएगा। अगर आ भी गया तो अब्बू कभी भी उसको घर में नहीं आने देंगे। अल्लाह पाक ऐसी बदकिरदार औरतों से बचाए जिसने मेरे तीनों भाइयों को जुदा करके रख दिया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।